अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती, जिसे गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्क्वालीफाई किया गया था। उनके नाअहल होने की वजूहात क्या हैं? क्या जाली असनाद पे जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई किया गया है, या फिर असासे छुपाने पे इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार देने का फ़ैसला किया है? तो ये मुख्तसर सी अहम डिटेल्स हैं। जमशेद दस्ती के कारनामे क्या हैं, उनकी असनाद की वक़्त क्या है, वैल्यू क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, और कौन से असास से छुपाने पे इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई किया है। ये अहम डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, आपके साथ तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जमशेद दस्ती पे जो इल्ज़ाम था दायर किए गए रेफरेंस में, उसमें यह था कि 2023 में जब नॉमिनेशन पेपर उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए फ़ाइल किए, उसमें उन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत FA लिखी। इल्ज़ाम में कहा गया कि जो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है बहावलपुर बोर्ड के, उनकी तरफ से जब माजी में इन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत गुज़िश्ता इलेक्शन में ग्रेजुएशन लिखी थी, तो इनकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है जमशेद दस्ती की, उसको क्वैश कर दिया गया था। और उस ग्रेजुएशन की डिग्री की क्वैशमेंट की वजह ये थी कि कंट्रोलर एग्ज़ामिनर का ये कहना था कि जिस बुनियाद पे ये अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की क्लेम कर रहे हैं, यानी FA की डिग्री की बुनियाद पे, वो FA की डिग्री भी, वो इंटर की डिग्री भी जमशेद दस्ती की बोगस है, तो लिहाजा ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट कराची बोर्ड से मंगवाई थी FA की डिग्री के हवाले से, उसमें भी कहा गया कि FA की जमशेद दस्ती की डिग्री के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि जो डेट ऑफ बर्थ है जमशेद दस्ती के अपने शनाख्ती कार्ड पे और FA की डिग्री पे, क्योंकि जमशेद दस्ती के वकील का कहना था कि उन्होंने अपनी जो इंटर है, जो FA है, वो बहावलपुर बोर्ड से करने के बजाय उन्होंने कराची बोर्ड से ये FA किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा कि डेट ऑफ बर्थ का भी फ़र्क है। जो डेट ऑफ बर्थ शनाख्ती कार्ड पे है जमशेद दस्ती की, और जो डेट ऑफ बर्थ FA की डिग्री पे है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद है, वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिग्री का मामला मज़ीद इंक्वायरी तलब है, इस पर उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। जमशेद दस्ती को डिस्क्वालीफाई किया गया है 194 कनाल और 19 मरला ज़मीन छुपाने पे। अब ये जो ज़मीन ख़रीदी इन्होंने, कोई 4.5 करोड़ रुपए की ज़मीन ख़रीदी। इससे मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में ये कहा गया है कि ये ज़मीन जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में पेश किया गया शिकायत कुनुंदा की तरफ से, ये 11/8 यानी अगस्त 2022 में ख़रीदी गई, और इसकी जो सेल डीड है वो 16 नवंबर 2021 को हुई थी। और इस ज़मीन को अपने नाम पे करवाने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री हासिल करने के लिए जमशेद दस्ती ने अगस्त 2022 में अदलिया से रजू किया था। और जो सूट फाइल किया था जमशेद दस्ती ने, उसमें उनके वकील थे शाकिर हुसैन सुखानी। अच्छा, जब ये सूट फाइल हो गया और फिर सूट अभी पेंडिंग था, 2 साल तक अदालत में चल रहा था, तो ये सूट 7/11/2024 को, कब, नवंबर 2024 को ये सूट जो है वो वापस ले लिया गया। अब इस पे जब ये शिकायत नाहिली की जमशेद दस्ती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में आई, तो जमशेद दस्ती ने कहा कि जो वकील थे शाकिर हुसैन सुखानी, उन्होंने उनकी इजाज़त के बगैर ये सूट फाइल किया था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने वो सूट जो है वो वापस ले लिया था। इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 साल तक ये मुकदमा अदालत में चलता रहा, और जमशेद दस्ती का ये कहना कि ये ज़मीन इनके नाम नहीं है। जिस अदालत में ये सूट फाइल किया गया था, उस अदालत का इंटरिम ऑर्डर यानी अबूरी ऑर्डर मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया है जमशेद दस्ती की तरफ से कि 194 कनाल 19 मरला ज़मीन पर उनका कब्ज़ा है, वो पेमेंट कर चुके हैं और ज़मीन उनके पोसेशन में है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा कि शाकिर हुसैन सुखानी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट इन्होंने फ़ाइल की है, ये जनवरी 2025 में जाके फ़ाइल की है, जबकि 2 साल तक ये केस वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ की मकामी अदालत में चलता रहा। और ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सुखानी है
जिनसे मुतल्लिक ये जमशेद दस्ती साहब दावा कर रहे हैं कि इन्होंने 2022 में उनकी मर्ज़ी के बगैर ये सूट फाइल किया था। 2022 के बाद जब नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन आ रहा था 2024 फरवरी का, तो उसमें भी नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग के हवाले से जमशेद दस्ती के वकील शाकिर हुसैन सुखानी साहब थे। तो ये जो इन्होंने सूट फाइल किया है, ये इस बुनियाद पे इन्होंने बाद में वापस ले लिया जमशेद दस्ती ने कि इस सूट की बुनियाद पे इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर ना करने की वजह से इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो मुमकिना नाअहली से बचने के लिए ये सूट वापस लिया गया था। लेकिन नाअहली से फिर भी नहीं बच सके, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड कभी छुप नहीं सकता। जब वो रिकॉर्ड पे आ जाए, अगर आपने कोई हैंकी फैंकी की है, चीज़ें छुपाई हैं, तो वो एक्सपोज हो जाती हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि आज बड़ा फ़ैसला क्या होना है। बड़ा फ़ैसला नाज़रीन होना है KPK के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का हलफ कौन लेगा। एक तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला को ख़त लिख दिया है। दूसरा, आज पेशावर हाई कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के अरकान रिज़र्व सीटों पर मुंतखब होने वालों पर की जो समाअत हुई थी, उस पर इलेक्शन अपना पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है उनसे जवाब तलब कर लिया था। आज खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर का जवाब आएगा तो पेशावर हाई कोर्ट से इस केस का फ़ैसला भी कर दिया जाएगा। जैसे साहबजादा असदुल्ला और जैसे फ़ारक जमशेद जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इसमें जो वाइब्स आ रही हैं कि इसके बाद सेनेट का इलेक्शन तो होना, उसका शेड्यूल जारी हो चुका है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब की जमात ने मिल के तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया है। और जहाँ तक सेनेट इलेक्शन की बात है, तो रात के व्लॉग में जो हमने बात की थी कि मिशाल यूसुफजई साहब के साहबा के जो नॉमिनेशन पेपर हैं, उनके जो तजवीज़ कानूनदा हैं, तायीद कानूनदा हैं, उन्होंने ये कह के उनके नॉमिनेशन पेपर की तस्दीक और तायीद करने से मुतल्लिका ऑफिसर के सामने जाने से और पेश होके ये कहने से इनकार कर दिया है कि इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान साहब ने उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हदायत उनको जारी की थी। अब नया ट्विस्ट ये आया है कि जो मिशाल यूसुफजई साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुखालफत के बावजूद भी उनके नॉमिनेशन पेपर उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। तो नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके तजवीज़ कानूनदा और तायीद कानूनदा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तस्दीक नहीं की, तो मिशाल यूसुफजई किस बुनियाद पे कह रही हैं? क्या बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी है? और अगर बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी है तो फिर वो जो तायीद कानूनदा, तजवीज़ कानूनदा जिनके ख़िलाफ़ अली मीन गंडापुर साहब ने एक्शन लिया था, एक को काबीना से निकाल दिया था, क्या वो आज मिशाल यूसुफजई के नॉमिनेशन पेपर की तायीद के लिए और सेकंड करने के लिए कि मैं तजवीज़ कानूनदा हूँ, तजवीज़ करता हूँ, मैं तायीद कानूनदा हूँ, मैं इसकी तायीद करता हूँ, क्या वो मुतल्लिका ऑफिसर के सामने पेश हो के मिशाल यूसुफजई के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसको सपोर्ट करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। आज नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ जो 6 कैंडिडेट सामने आए हैं, जिसमें आज़म सवाती हैं, रुबीना नाज हैं खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की उम्मीदवार, सेनेटर की उम्मीदवार, मिर्ज़ा अफरीदी हैं, मुराद सईद हैं, फैसल जवेद हैं, नूरुल हक कादरी हैं। तो पैसे वाला तो जीत गया, फिर पार्टी का कारकुन कहाँ पे गया? खुर्रम ज़ीशान जो कि एक आम वर्कर था, पार्टी के साथ खड़ा था मुश्किल वक्त में। मिर्ज़ा अफरीदी साहब तो 9 मई के बाद छोड़ गए थे पार्टी को, तो मिर्ज़ा अफरीदी जीत गए हैं। मिर्ज़ा अफरीदी जो है वो भारी पड़े हैं, भारी साबित हुए हैं आम वर्कर पे। लेकिन नाज़रीन ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, मैंने थंबनेल पे लिखा कि 2 बंदे इमरान खान की रिहाई। क्या ये जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, राजा साहब हैं, वकास अकरम साहब हैं या और लोग हैं, क्या ये इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बना सकते हैं? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके इमरान खान के लिए कोई बात मनवा सकते हैं? तो आज मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। वो बात नाज़रीन ये है, चलें पहले एक ख़बर और शेयर कर लेते हैं, उसका भी इसी के साथ ताल्लुक़ है। शेख वकास अकरम ने जो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ डेफामेशन का सूट फाइल किया है, जिसकी फ़ीस गुज़िश्ता रोज़ शेख वकास अकरम साहब ने अदालत में जमा कराई, जज सुहेल शेख साहब की अदालत में। उसके बाद फिर अदालत ने फवाद चौधरी साहब को 29 जुलाई का नोटिस जारी कर दिया है। अब ये जो इनकी आपस की लड़ाई है,
जो हर जाने का केस वकास अकरम ने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ किया है, तो मैंने ये जो जिन लोगों के पार्टी के पीटीआई के लोगों के नाम लिए हैं, बैरिस्टर गौर साहब का लिया है, या माजरत के साथ मैंने राजा साहब का लिया है, माजरत के साथ शेख वकास अकरम साहब का नाम लिया है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के पास बैठ के इमरान खान की रिहाई की कोई ऐसी बात मनवा सकते हैं जिससे खान साहब की रिहाई का रास्ता हमवार हो सके? नहीं नाज़रीन, ये कभी नहीं कोई बात मनवा सकते, क्योंकि इनका लीगल एक्यूमेन उस लेवल का है ही नहीं जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराबरी की सतह पे बैठ के या फिर कुछ बातें उनकी माने और कुछ बातें अपनी मनवा सकें। अब बेशक फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इन्होंने केस फाइल कर दिया है, लेकिन फवाद चौधरी जिस पाए का सियासतदान है, ख़ानदान, उसका पूरा ख़ानदान सियासत से जुड़ा रहा है, आज तक सियासत से उनकी वाबस्तगी है, उनके चचा से पहले दादा, उनके अपने वाले साहब, तो सियासत से किसी न किसी तरीके से उनका ताल्लुक़ रहा है, ख़ानदानी सियासतदान हैं वो। दूसरे ज़ुबैर उमर साहब खान साहब की पार्टी में आ रहे थे, उनकी पार्टी में शमूलियत का रास्ता बंद कर दिया गया। इस तरह के जो और लोग हैं जो पार्टी को किस वजह से छोड़ गए या पार्टी से उनको साइडलाइन कर दिया गया, ये वो लोग हैं। अब माजी में आप देखें कि जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए तो जनरल बाजवा के साथ बातचीत कौन करते थे? मलिक अहमद ख़ान करते थे या मोहम्मद ज़ुबैर उमर करते थे। तो ये जब शरीफ ख़ानदान के लिए वहाँ पे जाके बात करते थे तो उनके लिए कुछ बात मनवा के भी आते थे। तो खान साहब को अगर कोई रास्ता मार करना है, कोई बातचीत करनी है, तो वो कहते हैं ना पंजाबी च अक्ल में हाथ मारो, तो अक्ल को हाथ मारना चाहिए और इस किस्म के लोगों को सामने लाना चाहिए जो आगे जाके जो आपस की लड़ाइयाँ हैं। यानी खान साहब ये तो कहते हैं ट्वीट करके कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए, आपस के इख्तलाफात बाहर नहीं आने चाहिए, इत्तेहाद दिखाएँ। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? मौजूदा क़यादत तो 2-2.5 साल से खान साहब की रिहाई के लिए क्या कर सकी है? तो खान साहब को ऐसे चेहरों को आगे लाना चाहिए, ना सिर्फ आगे लाना चाहिए, उनको ज़िम्मेदारी भी देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ये लोग सामने आए, ये मेरी भी राय है और साकिब विरक साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनकी भी यही राय है कि फवाद चौधरी साहब को, ज़ुबैर उमर साहब को पार्टी में लाएं और उनको ज़िम्मेदारी सौंपें, और जब ये एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ बात करेंगे तो बेहतरी का रास्ता वो निकाल सकेंगे। खान साहब के लिए कोई अच्छी खुशखबरी लाएंगे। अगर 4 बातें उनकी मानी जाएंगी तो 3 बातें खान साहब की भी मनवाई जाएंगी। और साकिब विरक साहब ये कह रहे थे कि मौजूदा जो क़यादत है, जिसे मैं नौमौलूद क़यादत कहता हूँ, वो अपनी कोई बात मनवा के नहीं आते। उमर अयूब साहब 26 नवंबर के केस में उनकी ज़मानत हुई थी, लेकिन कल रावलपिंडी की अदालत ने उमर अयूब साहब की जो ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया है। उमर अयूब साहब को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। 27 यूट्यूबर जिन पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने इक़दाम उठाया, अदालती फ़ैसला हासिल किया, यूट्यूब चैनल की इंतज़ामिया के साथ जो किया, अब अफजल मंजूका साहब की अदालत ने एक और यूट्यूबर को हुक्म इम्तना दे दिया है, हबीब अकरम साहब को। लेकिन ये सारे केस जो है वो क्लब हो रहे हैं। 21 जुलाई को इन तमाम केसेस की समाअत की जाएगी। अब इल्ज़ाम है कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हुक्म इम्तना दे रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर, पंजाब के 26 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का स्पीकर साहब ने आगाज़ किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है कि फ़र्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर साहब पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब ने कह दिया है। लेकिन नाज़रीन, सलमान अकमल साहब जिन्होंने कल आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, बड़ा तनकीदी और हार्श, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मतलब मुकम्मल तौर पे जो उन्होंने लैंग्वेज, जिस तरीके से उनका असलूब बयान था और वो जितने भरम दिखाई दे रहे थे, उस चीज़ को पार्टी के अंदर से सपोर्ट नहीं किया गया। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से कहा गया कि इस किस्म का रवैया चाहे तो सेक्रेटरी जनरल क्यों ना हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टी का रहनुमा, पार्टी का एक अहम शख्स होता है, वो ग़ुलाम नहीं होता और किसी के मातहत नहीं होता। और अगर किसी बात का अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उनको गुस्सा था सलमान राजा साहब को, तो उनको पानी पी लेना चाहिए था। और ये अच्छी बात नहीं कि इंटरनल फोरम, ये जो बातें हैं ये बाहर आके पब्लिक पे करने के बजाय इंटरनल फोरम पे सलमान अकमल राजा को करनी चाहिए थी और क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। चीफ ऑर्गेनाइज़र का अहदा अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बड़ा अहम है, और जब पंजाब में आए थे तो लाहेअमल के हवाले से ये ज़िम्मेदारी बनती थी
कि आप आलिया हमज़ा के साथ मुशावरत करते, मुशावरत के अमल में उनको इन्वॉल्व करते। आलिया हमज़ा की शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। आलिया हमज़ा को आप पंजाब में गए हैं, आप उसको अलग थलग नहीं रख सकते। इसके अलावा नाज़रीन, जो राब्तों की बात हो रही है कि हुकूमत राब्ता करे, कोई मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकले, ये मीडिया पे बातें की जाती हैं, तो मीडिया के सवालात पे हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि हुकूमत का कोई मूड नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करने के लिए। ना राब्ता हुकूमत करना चाहती है, ना हुकूमत को तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से जब खान साहब खुद कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, तो फिर हुकूमत का राब्ता करना फजूल है। हुकूमत ने ऑफ़र तो की थी कि आए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठा तो स्पीकर के चैम्बर में चले जाएँ, लेकिन तहरीक इंसाफ को शायद ये बात समझ नहीं आ रही। आ जाएगी, ताख़ीर से आएगी, लेकिन समझ आ जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।